चलिए दोस्तों, हमारा जो अधूरा वीडियो था स्पोका का अधूरा लेक्चर, उसको आज हम पूरा करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने स्पोका में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल्स, और उसमें सब्जेक्ट के बारे में हमने जाना कौन कौन से जो है फ्रेजेज है, नाउन है, प्रोनाउन है, जेरेंड है, टू इन्फिनेटिव है ना, और पैसिव में किस प्रकार से सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है उसके बारे में जाना था। दोस्तों, अब हमारा जो अगला है प्रेडिकेटर, जिसे हम कहते हैं या जिसको हम नॉर्मल भाषा में वर्ब के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जब हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब क्या है? तो वर्ब के दो फॉर्म होते हैं दोस्तों। एक तो डायनेमिक फॉर्म होता है ना, स्टैटिक फॉर्म होता है। डायनेमिक में हमेशा एक्शन शो होता है, जबकि स्टेट में स्थिति शो होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे ही सिंग्स सॉन्ग्स, वह गाने गाता है, तो यह कंटिन्यूअस फॉर्म में भी यूज की जा सकती है, जैसे ही इज सिंगिंग सॉन्ग्स। ओके, तो जो भी वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब। एंड द वर्ब विच कैन बी यूज्ड only is indefinitive and perfect tense, that is stative verb. Okay, so let's talk about verb. वर्ब को हम जब डिफाइन करेंगे तो दो प्रकार से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होती है उसका प्लेस डिसाइडेड होता है। फाइनाइट वर्ब जिसको हम हिंदी में निश्चित बोलते हैं, तो ऐसे वर्ब जो अपने निश्चित स्थान पर आती है उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इट मीन्स जो सब्जेक्ट के बाद वाला स्थान होता है, या यूं कहें इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट पहले जो आती है, सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट के पास जो होती है उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, इसका प्लेस, स्थान जो होता है फिक्स्ड होता है, जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसका प्लेस डिसाइडेड नहीं होता है, नॉट डिसाइडेड, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब, टू इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स, दोज verbs are called non-finite verb. So guys, if we talk about finite verb के बारे में हम बात करें तो there are two types of finite verbs. First one is auxiliary verb and second one is principal verb. If we talk about auxiliary verb which is helping verb, auxiliary verb जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में हमेशा helping verb कहते रहते हैं, वही होती है, जिसको भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब एंड सेकेंडरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अगर हम नंबर्स में बात करें तो 24 होती है, और टाइप्स में बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो टोटल 11 होती है, टोटल 11 होती है संख्या में। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड एंड इज, एम, आर, was, were. So these are 11 helping verbs, also called as primary auxiliary verbs. And if we talk about secondary auxiliary verb, that is called modals. Okay guys, जो modals होते हैं, there are 13 modals: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, dare, used to, need. और जब हम आगे चल करके इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों, पर्टिकुलर हमारे जो सिलेबस है उसमें हम चल करके इनके बारे में पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम मेन वर्ब कह सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एस या ई एस वगैरह यूज करते हैं। तो ध्यान देना, जो फाइनाइट वर्ब होती है इसमें सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या IES लगता हो वह आ सकती है। लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो ये तो हमारा हल्का सा वर्ब के बारे में कि भी वर्ब कितने प्रकार की होती है। जब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की,
तो नॉन फाइनाइट वर्ब का मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्लेस है वो अनडिसाइडेड होता है, निश्चित नहीं होता है। विच डन नॉट कम आफ्टर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बाद नहीं आती है। इसका जो स्थान होता है, जैसे मेन वर्ब के रूप में जो थर्ड फॉर्म होती है, जब हम बात करेंगे अभी इसके 3 टाइप्स, जैसे अभी जेरेंड, टू इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स। फिर पार्टिसिपल्स के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जो जेरेंड होता है, जेरेंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। जेरेंड का मतलब है वी प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जब नाउन के रूप में काम करता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब नाउन के रूप में काम करता है, तो वह एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और सेकंड जो इसका लैंग्वेज है वह इसे वर्बल नाउन भी हम कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते ही हैं। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट पार्टिसिपल्स, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जब आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस की जो मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वह एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, या फिर जब भी एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, तो लाइसेंस एक नाउन है और नाउन के पहले ड्राइविंग शब्द आया है, तो वह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, या फिर कभी एडजेक्टिव के रूप में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। इफ यू टॉक अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, यह परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये तीनों फॉर्म जो होती है, इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जानते हैं। चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नोट है, स्पेसिफिक पॉइंट है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैन वर्क एज फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों रूपों में काम कर सकती है। कब करेगी? जो फाइनाइट के रूप में, तो जब जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग या ही यू सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है डायरेक्ट, तो यह फाइनाइट है। अगर हम कहें कि ही डज सिंग अ सॉन्ग, तो एम्फेटिक सेंटेंस जो होता है, जिस जब हम एम्फेसाइज करते हैं, तो डज जो है फाइनाइट हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट नहीं होगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। या फिर जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे यह सेंटेंस है यू डू नॉट राइट अ बुक, तो यहाँ डू जो है फाइनाइट वर्ब हो गया, राइट जो है नॉन फाइनाइट हो गया। जबकि यू राइट अ बुक, इसमें राइट फाइनाइट वर्ब हो गया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज की जा सकती है समझ में आया होगा। दोस्तों, एक और चीज़, मैं यहाँ नोट्स में को ही डायरेक्टली आपको टीच कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कम समझ में आ रहा हो। अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छे से समझना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरे कांटेक्ट नंबर हैं, और आप मुझे और भी अच्छे तरीके से डिटेल में मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नोट, एक और नोट है, ऑल द प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑल मीन्स जो 11 नंबर में है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, कैन बी यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब ऑल्सो। प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इनको हम काम में ले सकते हैं। तब हमें लिंकिंग वर्ब के रूप में, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर्ब हमेशा जब भी मेन वर्ब के रूप में आएगी, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आएगी, तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। चलो दोस्तों, क्या क्या प्रयोग है डू, डज, डिड के प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चलो देखते हैं। व्हेन डू और डज और डिड is used as an auxiliary, it always comes in negative और interrogative sentence। या interrogative sentence में ये स्पेलिंग गलत लिख रखी है स्टूडेंट ने। ये देखो दोस्तों, मैंने जो स्कूल क्लासरूम में पढ़ाए हुए नोट्स हैं वो हैं, तो स्टूडेंट्स के नोट्स से मैंने जेरोक्स करवा करके आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो ओरिजिनल नोट्स हैं मैं उनको आपके सामने नहीं जाहिर कर सकता। तो इंटेरोगेटिव, INTERRO, ये स्पेलिंग होती है। तो जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हम डू, डज, डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। और भी हम नोट आगे पढ़ा देंगे, लेकिन जो एम्फेसाइज जब भी हम करते हैं, तो वहां पर भी डू, डज, डिड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में एक ही जगह डू, डज, डिड
का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। तो ही डज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। ही डज हिज वर्क, वह उसका काम समय पर करता है। तो डज यहाँ पर करना जो मीनिंग है वो दे रहा है, जबकि ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो ही डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जबकि डू यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ध्यान देना, डज जो है फाइनाइट वर्ब भी होगी और एज हेल्पिंग वर्ब भी है। तो ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि डज ये मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग हुआ है, डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग हुआ है। चलो हम आगे देखते हैं। डज ही डू हिज वर्क ऑन टाइम, एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डज से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। डज ही डू हिज वर्क ऑन टाइम, क्या वह उसका काम समय पर करता है। तो डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई और फाइनाइट वर्ब भी हो गई, और डू यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं। दे डू नॉट डू देयर बिजनेस वेल। तो यहाँ डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, जबकि डू क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेन वर्ब। तो ध्यान देना, दो डू एक साथ आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे यू डू नॉट डू, वी डू नॉट डू, ओके। तो डू नॉट डू, तो ये फर्स्ट जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड सेकंड डू इज मेन वर्ब, ओके, प्रिंसिपल वर्ब जी हम जिसे कह सकते हैं। दे डू देयर बिजनेस वेल, यहाँ पर डू जो है मेन वर्ब के रूप में है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ मेन वर्ब के रूप में है कि वे उनका बिजनेस या उनका काम अच्छे से करते हैं। डू दे डू देयर बिजनेस वेल, इंटरोगेटिव है, डू यहाँ पर फाइनाइट है। तो क्या वे अपना बिजनेस या उनका बिजनेस अच्छे से करते हैं। अगला सेंटेंस, ही डिड नॉट टर्न अप इन द एग्जाम। टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना। तो टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, जब हम आपको फ्रेजल वर्ब के टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको। फ्रेजल वर्ब होती है। तो ही डिड नॉट टर्न अप, वह उपस्थित नहीं हुआ, इन दी एग्जाम, एग्जाम में, परीक्षा में वो उपस्थित नहीं हुआ। तो डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओके। टर्न यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो गया मेन वर्ब की। ही डिड हिज होमवर्क लास्ट नाइट, तो डिड यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, डू डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ही डिड हिज होमवर्क लास्ट नाइट। डिड ही टेक लंच इन दी आफ्टरनून, तो ये इंटरोगेटिव हो गया, और डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, ओके दोस्तों। जब टेक यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। ये तो था हमारा डू डज डिड से संबंधित। अगर हम थर्ड फॉर्म के रूप में डू के बारे में समझें तो आई हैव डन माई वर्क, तो डन क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब और थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम डूइंग माई वर्क, तो डू के साथ यहाँ आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, और इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, इसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं। तो डू डज डिड का प्रयोग आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ रहे होंगे। व्हेन डू डज डिड, एक नोट है, स्पेसिफिक नोट, इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब डू डज डिड का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं एज ऑक्सिलियरी, तो जब ये ऑक्सिलियरी के रूप में होती है, इट इज नेम्ड ऑपरेटर। ध्यान देना दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि ऑपरेटर कब किसे कहते हैं। तो डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तब इन्हें ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। जैसे डू यू गो फॉर अ वॉक डेली, तो डू यहाँ पर ऑपरेटर हो गया। डज ही अटेंड माई क्लास, तो डज ऑपरेटर हो गया। डिड मोहन अपीयर लास्ट नाइट, तो डिड यहाँ पर ऑपरेटर हो गया था। डू डज डिड ऑपरेटर, ओके दोस्तों। तो डू डज डिड के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे आप। चलो हम आगे बढ़ते हैं। डू डज डिड के बाद में हैव जो हमारी फॉर्म है, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब तीनों के रूप में कैसे यूज की जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हैज, हैव, हैड होता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती है तो हमेशा ये परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। और जब परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है तो इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, यूज किया जाता है। और जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज की जाती है तो इसकी अपनी फॉर्म होती है, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, ओके, और हैज फिफ्थ फॉर्म होती है। और जबकि
जो इसका जब मेन वर्ब के रूप में होती है तो इसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। जैसे हैव का मीनिंग रखना, किसी भी चीज़ का मालिक होना, पजेस इंग्लिश में बोलेंगे। खाना ईट, पीना ड्रिंक, अनुभव करना। तो ये 4 मीनिंग यहाँ पर हैव के निकलते हैं जब ये मेन वर्ब के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज़ की जाती है। चलो हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखते हैं कि हैव का प्रयोग हम कैसे करें। तो ही हैज़ अ कार, तो यहाँ पर ये पजेशन बता रही है, स्वामित्व, तो उसके पास में एक कार है, तो ये मेन वर्ब हो गई है। ही हैज़ हैड लंच, तो यहाँ हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब है। वी हैव अ गुड ट्रिप एवरी ईयर, तो हैव जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। ही हैड मैनी होली बुक्स, तो यहाँ जो हैड फर्स्ट वाला है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि सेकंड वाला हैड मेन वर्ब है। ही हैज़ मिल्क डेली, हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। ही इज़ हैविंग डिनर, यहाँ जो हैव है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल या मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। तो ध्यान देना दोस्तों, हैविंग डिनर का मतलब है खाना खाना, हैज़ मिल्क का मतलब है तो दूध पीना, हैड मैनी होली बुक्स का मतलब है उसके पास में कई सारी पवित्र किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं। और हैव अ गुड ट्रिप का मतलब होता है ट्रिप का अच्छा अनुभव किया। ओके, हैज़ हैड लंच, तो यहाँ हैड का मतलब क्या हो गया, खाना खाने से संबंधित। तो खाना पीना और अनुभव करना और किसी भी चीज़ का मालिक होना, जब हैव मेन वर्ब के रूप में आती है तो इसके यह मीनिंग निकलते हैं। चलिए, लेक्सिकल वर्ब, एक टर्मिनोलॉजी है लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। एग्जाम में लेक्सिकल वर्ब पूछा गया है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको लेक्सिकल के 2 मीनिंग होते हैं। जब लेक्सिकल सिंगल आए, अकेला आए, तो लेक्सिकल क्या होता है, तो लेक्सिकल सिंगल अगर आता है तो डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, उसे हम लेक्सिकल बोलते हैं। लेकिन जब लेक्सिकल के साथ में वर्ब जुड़ जाए VERB, तो ऑल द प्रिंसिपल वर्ब, जो सभी मुख्य क्रियाएं होती है, उनको हम लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। मीन्स मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, बात एक ही है। चलिए, लेक्सिकोग्राफर एक और टर्म है लेक्सिकोग्राफर, मैंने भी आपको बता दिया लेक्सिकल जो डिक्शनरी के वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी लिखता है, वन हु राइट्स डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। ओके, नोट लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ना। ऐसी वर्ब जो जोड़ने का काम करती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को कॉपुला भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब को कॉपुला भी कहते हैं। ओके, द वर्ब विच कनेक्ट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। एक ऐसी वर्ब, या न्यू सीधी सी बात ध्यान रखना, ऐसी वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से जोड़ती है। मीन्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाली जो वर्ब होती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, उसे कॉपुला वर्ब कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगली बात करेंगे बी वर्ब। बी वर्ब में आती है इज, एम, आर, वॉज वर्ब। ये 5 फॉर्म होती है और इनकी जो जैसे प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर आएगी मेन वर्ब में, और वॉज वर्ब पास्ट टेंस में आएगी। बिन हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में आता है और बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आता है। जब इज, एम, आर, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, और जब पैसिव वॉइस के रूप में होगी तो वहां पर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ओके दोस्तों, हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ही इज वर्किंग हार्ड टू गेन नेम एंड फेम, वो प्रसिद्धि पाने के लिए कठिन मेहनत कर रहा है। तो इज यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, जबकि यहाँ पर वर्किंग क्या हो गया, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। तो ध्यान देना, इज हेल्पिंग वर्ब है। जबकि यहाँ पर ही इज अ डॉक्टर, तो ये डॉक्टर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो ही से कनेक्ट कर रहा है। तो इज यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है, मुख्य क्रिया, लेकिन इसका जो एक पर्टिकुलर नेम है वो है लिंकिंग वर्ब, जिसे हम कॉपुला भी कहते हैं। आगे देखते हैं, यू वर डांसिंग अ लॉट, तो वर यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। जबकि यू वर इल लास्ट नाइट, यहाँ वर प्रिंसिपल वर्ब है और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ये जो वर्ब है इससे पहले वाला ये हेल्पिंग वर्ब है, ये लेक्सिकल वर्ब नहीं है दोस्तों, है ना। यू वर डांसिंग अ लॉट, जबकि इसमें क्या है, यू वर इल। अगली बात करेंगे डिफेक्टिव वर्ब।
डिफेक्टिव वर्ब क्या होती है। ओके, ये टर्म है, ये ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए स्पेशली है, फर्स्ट ग्रेड में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। द वर्ब विच डज नॉट हैव ऑल द फॉर्म्स लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इज ओल्ड डिफेक्टिव वर्ब, जिसके तीनों फॉर्म नहीं होती है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल नहीं होते हैं, उसे हम डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। क्यों? जैसे मतलब सीधी सी बात है, ऐसी वर्ब जिसकी थर्ड फॉर्म नहीं बनती और आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है पीछे कंटिन्यूअस में, तो उसे हम डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। अब वो डिफेक्टिव वर्ब कौन सी होती है? वो जो जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ought टू, यूज टू, डेयर और नीड, ये सभी वर्ब्स जो होती है डिफेक्टिव वर्ब होती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल वर्ब की, कि ये प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है। तो इन ए सेंटेंस देयर कम्स ओनली वन प्रिंसिपल वर्ब, एक जो सेंटेंस होता है उसमें एकमात्र मुख्य क्रिया होती है, सभी को पता है। इफ अ वर्ब कम्स अलोन इट इज ऑलवेज प्रिंसिपल वर्ब, जब भी एक वर्ब पूरे सेंटेंस में अकेली आती है तो वह हमेशा प्रिंसिपल वर्ब होती है। बट इफ इट कम्स विद हेल्पिंग वर्ब्स द एंडिंग वर्ब इज ऑलवेज प्रिंसिपल वर्ब। जैसे कई सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें 3-4 वर्ब एक साथ होती है, जैसे मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आई हैव बीन रनिंग, आई हैव बीन रनिंग ए शॉप, तो ए शॉप, तो आई हैव बीन रनिंग, तो लास्ट की जो एंडिंग वर्ब है वह प्रिंसिपल वर्ब है, और उससे पहले की जो वर्ब है जैसे हैव और बीन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में बोले तो सकर्मक, और हिंदी में इंट्रांजिटिव को बोलेंगे तो अकर्मक। सकर्मक से समझ गए होंगे, द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, चाहे एक ऑब्जेक्ट हो चाहे 2 ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। और ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ही परफॉर्म्स अ प्रेयर डेली, तो ही जो वह परफॉर्म अ प्रेयर, प्रेयर करना, तो परफॉर्म यहाँ पर जो वर्ब है मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, फाइनाइट वर्ब भी है, लेकिन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में से पूछा जाए तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके पीछे क्या है? ऑब्जेक्ट है। द प्रेसिडेंट अवॉर्डेड मी, तो प्रेसिडेंट ने मुझे अवॉर्ड किया, मुझे पुरस्कार दिया, तो यह जो अवॉर्डेड है ये कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके दोस्तों, अब ट्रांजिटिव वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, मोनोट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसके पीछे एक ऑब्जेक्ट हो, डाई ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसके पीछे 2 ऑब्जेक्ट हो। तो मोनोट्रांजिटिव का मतलब होता है द वर्ब विच टेक्स ओनली वन सब्जेक्ट, लाइक ही टीचेज इंग्लिश, तो टीचेज के पीछे एक ऑब्जेक्ट है तो ये टीचेज मोनोट्रांजिटिव हो गई। आई प्लांटेड मैनी ट्रीज, तो मैनी ट्रीज एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये भी कौन सी होगी? मोनोट्रांजिटिव। ओके दोस्तों, हम आगे बात करते हैं डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव का मतलब ऐसी वर्ब जिसके पीछे 2 ऑब्जेक्ट हों। द वर्ब विच टेक्स 2 ऑब्जेक्ट्स, लाइक ही गिव्स मी 5 रुपीज, तो ही मतलब सब्जेक्ट हो गया, गिव्स वर्ब है, लेकिन मी और 5 रुपीज ये 2 ऑब्जेक्ट इसके हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोहन ऑफर्ड मी अ शीट, तो ये भी जो ऑफर्ड वर्ब होगी ये कौन सी होगी? डाई ट्रांजिटिव। ओके दोस्तों, चलो हम आगे बात करते हैं। तीसरे प्रकार की जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट भी होता है और साथ ही कॉम्प्लीमेंट भी होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जानते हो, जैसे मैंने जब इसपो का टॉपिक शुरू किया था तो पहला एग्जाम्पल ही इसी में बताया था, ऑब्जेक्ट के पीछे कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ही मेड मी कैप्टन, तो मेड के बाद ये ऑब्जेक्ट है और कैप्टन जो है ये मी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों ये जो नोट्स है ना, ये मैं रीड कर रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा।
तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। वी इलेक्टेड मोदी प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा, ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो अकर्मक क्रिया, ऐसी वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं हो। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाई के पीछे ये एडवर्ब है इन द स्काई, न कि ऑब्जेक्ट। ही डांस्ड अलॉट, तो यहाँ अलॉट जो है ये भी एडवर्ब है। आई गो टू स्कूल भी यहाँ पर एडवर्ब है। तो ये फ्लाई, डांस और गो तीनों क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का मतलब है हिंदी में बोले तो कर्म, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन के ऊपर प्रभाव डालता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग हो, मतलब जो निर्जीव होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो सजीव होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक लिंग्विस्टिक में टर्म यूज किया जाता है एक्यूजेटिव, जबकि इनडायरेक्ट के लिए यूज किया जाता है डेटिव। ओके, और जो हमेशा ध्यान रखना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या का आंसर, जैसे मैंने कहा कि वह पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है, और यह हमेशा हुम का आंसर देता है कि मैंने पढ़ाया, तो किसे पढ़ाया। तो हुम का आंसर देने वाला हमेशा इनडायरेक्ट होगा, और जो क्या का आंसर देने वाला हमेशा डायरेक्ट होगा। ओके, तो इसको हमने सिंपली जाना। अब हम आगे बात करते हैं लिंग्विस्टिक टर्म इरगेटिव की। एक इरगेटिव वर्ब जो होती है क्या होती है दोस्तों, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स ऑथेंटिक जो बुक्स होती हैं इंग्लिश की, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से जुड़े हुए राइटर्स की, वहाँ से मैंने ये बनाए हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपके एग्जाम में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। द वर्ब विच कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव एज वेल एज इनट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड इरगेटिव वर्ब। जो कर्मक और सकर्मक, मतलब सकर्मक और अकर्मक दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं, उसे हम इरगेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना, और बॉयल का मतलब उबलना भी होता है, उबालना और उबलना। तो ही बॉइल्ड मिल्क, उसने मिल्क उबाला। मिल्क बॉइल्ड, दूध उबलता है। तो यहाँ बॉइल्ड शब्द है ना, फर्स्ट वाला तो ट्रांजिटिव वर्ब है, सेकंड इनट्रांजिटिव है, तो ऐसी वर्ब को हम इरगेटिव वर्ब कहेंगे। से ही फ्लाइज काइट्स, तो वह पतंग उड़ाता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ उड़ना और यहाँ उड़ाना, तो दोनों वर्ब, जो नीचे वाली है इनट्रांजिटिव है, और जो फर्स्ट फ्लाइज है वह ट्रांजिटिव है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में हल्का सा जानकारी प्राप्त हुई होगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो हिंदी में बोले तो विशेषण। इट कंप्लीट्स द सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है। इट एक्सप्रेसेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, यह बताने का काम कौन करता है, कॉम्प्लीमेंट। यहां ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट में एल के पीछे ई है। एक और वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट में एल के पीछे आई, वो कॉम्प्लीमेंट अलग है, उसका मीनिंग होता है प्रशंसा। ओके, उससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इट क्वालिफाइज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिफायर, इसीलिए हम कॉम्प्लीमेंट को क्वालिफायर भी कहते हैं। नाउन एंड ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स, जो नाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दोस्तों, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज होगा। नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में फिर बता देता हूँ, ये स्पेलिंग गलत, यहाँ पर एल के पीछे ई समझना है हमें ग्रामर की दृष्टि से, है ना। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जिसे हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जिसे हम प्रेडिकेटिव भी बोलते हैं। ध्यान देना, सब्जेक्टिव में नॉमिनेटिव, तो ऐसी वर्ब जिनके पीछे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगता है, ये उनकी लिस्ट है। जैसे बी वर्ब है, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, बिकम है, टर्न है, ग्रो है, गेट है, सीम है, अपीयर है, फील है, लुक है और लाइक। जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब होती है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, नॉमिनेट है, मेक है, कॉल है, मैरी है, नेम है, टाइटल है, तो इनके पीछे तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इनके पीछे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वो कॉम्प्लीमेंट आएगा।
जैसे ही इज अ टीचर, ये टीचर एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। वी डिक्लेयर्ड कन्हैया ट्रेटर, तो हमने जो कन्हैया है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस प्रकार से हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना। आगे चल करके हम बात करें एडवर्ब की, जो हमारा 5th नंबर का एलिमेंट है स्पोका का। दोस्तों इनके बारे में और हम डिटेल से जब आगे बढ़ेंगे तो पूरे टॉपिक को डिटेल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम हल्की सी जानकारी ले रहे हैं जिससे हमारा स्पोका का जो टॉपिक है कंप्लीट हो और वो आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ सके। एडवर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड ए मॉडिफायर, एडवर्ब को मॉडिफायर भी कहते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट को क्वालिफायर कहते हैं। एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, समटाइम्स द कंप्लीट सेंटेंस। मतलब सीधी सी बात है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी को मॉडिफाई करने का या उनको विशेषता बताने का काम करता है एडवर्ब। एडवर्ब इज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस प्लेस, टाइम, रीजन और मैनर। स्थान, समय, कारण और तरीका बताने का जो काम करती है वो एडवर्ब करती है। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, कहाँ जाता है, ये स्थान हो गया। ही गेट अप एट 5 o'clock, कब उठता है, ये टाइम हो गया। आई लर्न इंग्लिश टू गेट अ जॉब, किस लिए आप इंग्लिश पढ़ते हो, टू गेट अ जॉब, तो ये रीजन हो गया, मतलब एडवर्ब है टू गेट अ जॉब। आई कम बाय कार, आप कैसे आते हो, बाई कार आते हो। हाउ का आंसर हो गया मैनर का, तरीके का। तो ही आप ऑफन गोज फॉर अ वॉक, वह वॉक के लिए जाता है, एडवर्ब हो गया। ऑफन भी एडवर्ब है। ही वर्क्स हार्ड, हार्ड यहाँ पर वर्ब हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ध्यान देना यह हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो हार्ड एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और एडवर्ब के रूप में भी। जब ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे हम डिटेल से, तब वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। वेरी एडवर्ब हो गया। ओके, अब एक टर्म है आपके सामने एनामलस फाइनाइट्स। एनामलस फाइनाइट्स क्या होता है, तो ऑल द 24 ऑक्सिलियरीज, जो 24 सहायक क्रियाएं होती है, आर कॉल्ड एनामलस फाइनाइट्स। 24 हेल्पिंग वर्ब्स को एनामलस फाइनाइट वर्ब कहते हैं। व्हेन दीज आर यूज्ड इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म सेंटेंसेस, मतलब जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं ना, जैसे डोंट, कांट, वॉन्ट, शैंट, इजंट, डजंट, डोंट, तो तब इनको एनामलस फाइनाइट्स कहते हैं। हम आगे, ये एग्जाम्पल हो गए, जैसे इज ही वर्किंग हार्ड, तो ये इज एनामलस फाइनाइट भी हो गए। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे एग्जाम्पल्स, और आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो स्पोका का टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया है आज, और ये अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, और चाहे तो अपनी नोटबुक में एक अलग से बढ़िया नोटबुक बना करके इनको एज इट इज लिख सकते हैं। समझ में नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आप पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। सफलता का एक ही सूत्र है, स्टडी स्टडी एंड स्टडी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब बहाने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।